साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है। मैंने इसके पार्ट फर्स्ट में उत्सर्जन तंत्र के अंगों के बारे में आपको बताया था कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो कैसी क्रिया करते हैं। तो दोस्तों अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों चलते हैं सीधे उत्सर्जन की क्रियाविधि पर कि अपना जो किडनी होती है यानी वो कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और कैसे यूरिन का निर्माण अपनी बॉडी के अंदर होता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो किडनी होती है या उसकी जो उसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं उनको नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये इसको उत्सर्जन की इकाई भी बोलते हैं। नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोमन संपुट बोलते हैं। और बोमन संपुट में दोस्तों जो अभिवाही धमनी होती है वो ब्लड लेके आती है और वो यहाँ पे एक केशिकाओं का गुच्छ बना देती है। तो उसके द्वारा और ओके फिर दोस्तों क्या होता है कि जो बोमन संपुट से एक नलिका निकलती है जिसको पीसीटी बोलते हैं और हेनले लूप फिर डीसीटी के द्वारा इस संग्रह नलिका में खुलता है। इस प्रकार जो नेफ्रॉन है वो बोमन संपुट ग्लोमेरुल से शुरू के होकर संग्रह नलिका पर खत्म हो जाती है। और यहाँ पे दोस्तों ब्लड से यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ आता है वो अलग किया जाता है। अब वो कैसे अलग किया जाता है उसकी क्रियाविधि हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो रुधिर से जो उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है उसको हटाने के लिए 3 चरणों से गुजरता है। पहले चरण में क्या होता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन या प्रानिषेधन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि लगभग 1 लीटर के आसपास ब्लड ग्लोमेरुलस में लाया जाता है। वहां पे फिर ये ग्लोमेरुलस में जो केशिका का गुच्छ होता है उसमें ये बहता है। उस दौरान क्या होता है कि जो अभिवाही धमनी होती है जिसका व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि अपवाही धमनी में रक्त का दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। उस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो रुधिर का जो प्लाज्मा है उससे जल ग्लूकोज और खनिज लवणों को अलग करके उसको जो बोमन कैप्सूल होता है उसकी केविटी में भेज दिया जाता है। अब इस दौरान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे केवल रुधिर कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन उससे अलग नहीं हो पाता। जो बाकी जितने भी ग्लूकोज है, खनिज लवण है, जल है, वो सारे के सारे छन कर कहाँ आ जाते हैं, बोमन संपुट की केविटी में। अब ये जो छना हुआ जो द्रव है, लिक्विड है, इसको फिल्ट्रेट या निस्यंद बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों क्या होता है कि ये वहां से छन कर ये कहाँ चला जाता है, पीसीटी या समीपस्थ नलिका में चला जाता है। लेकिन अब इस निस्यंद में दोस्तों या इस फिल्ट्रेट में बहुत सारे लाभदायक अपने जो अवयव या घटक है वो भी रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, खनिज लवण है, ग्लूकोज, जब ये भी उसके अंदर, अब उनको वापस लेना बॉडी में ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्बेशन। अब रीएब्जॉर्बेशन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ से देखो ब्लड आया और यहाँ पे वो ब्लड आके यहाँ पे क्या हुआ कि दोस्तों देखो इस केविटी से आया और यहाँ पे वो इकट्ठा हुआ और यहाँ पे वो छन कर उसमें से जल, खनिज लवण और ग्लूकोज आके कहाँ आ गए, इस बोमन संपुट की केविटी में आ गए। अब बोमन कैप्सूल की केविटी में आने के बाद वो कहाँ जाएंगे, पीसीटी में जाएंगे। अब पीसीटी और पीसीटी के बाद हेनले लूप और डीसीटी में। अब जो ये पुनर्अवशोषण या रीअब्जॉर्बेशन की क्रिया है ये कहाँ पे होगी, ये सारी की सारी इन तीनों में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दोस्तों परासरण द्वारा ये क्रिया संपन्न होगी। और इसमें क्या होगा कि जो जल है यानी जो ग्लूकोज और जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका तो रीअब्जॉर्बेशन होगा पीसीटी या समीपस्थ कुंडित नलिका में। और जो जल है H2O है उसका जो अवशोषण होगा वो होगा हेलने लूप और दूरस्थ कुंडित नलिका या डीसीटी में। यानी आप इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं कि क्या होगा कि यानी यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का,
रुधिर कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन तो इसी अववाही धमनिका में रहेगी, जबकि जो जल खनिज लवण है, ग्लूकोज है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए, यहाँ से आते आते वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे पुनः उनका रीअब्जॉर्बेशन हो गया। रीअब्जॉर्बेशन तो यहाँ यहाँ तो हो गया ग्लूकोज और खनिज लवण का, और बाकी जितना भी जो H2O बचा उसका हुआ इस हिस्से में। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि उसके बाद भी कुछ जो खनिज लवण है या कुछ जैसे K+ है, इन सभी का वापस उत्सर्जन होगा, और वो सारा का सारा उत्सर्जन होकर कहाँ आ जाएगा, वापस समीपस्थ नलिका की कैविटी में, और फिर वहाँ यहाँ से वो बहता हुआ आएगा यहाँ पे डीसीटी में, और डीसीटी से वो संग्रह नलिका में जाएगा। संग्रह नलिका के द्वारा वो मूत्र वाहिनी में चला जाएगा। उसके बाद वो मूत्र वाहिनी से मूलाशय में होता है, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो सिर्फ मतलब प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं काएं जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में रही है, यानी यहाँ पे जो वो वाला फिल्ट्रेशन हुआ है जिसके द्वारा रुधिर कोशिका, प्लाज्मा प्रोटीन और खनिज लवण, ग्लूकोज और जल को अलग किया है, ये क्रिया डायलिसिस कहलाती है। आप याद रखिए, ये वाली क्रिया डायलिसिस कहलाती है। अब तो ये तो हो गई बात दोस्तों कि संग्रह नलिका में आ गया और मूत्र का अपने त्याग कर दिया। लेकिन अब जो नेचर क्या है, यूरिन की नेचर क्या है दोस्तों, तो आप एक बात याद रखें कि जो यूरिन का पीला कलर है वो यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। एक मनुष्य लगभग जो वयस्क मनुष्य है वो 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। उसमें उस 1.5 लीटर का जो वो त्याग करता है उसमें लगभग वो 25 ग्राम यूरिया का त्याग कर देता है। और अगर हम एक सामान्य व्यक्ति के जो यूरिन है उसकी बात करें तो उसका पीएच लगभग 4 से 8.6 होता है, और उस जो यूरिन में लगभग 96% के आसपास जल, 2% के आसपास यूरिया, प्रोटीन, वसा, शुगर और कुछ कोलाइड्स और कुछ यूरिक एसिड्स, किरेटिन, मैग्नीशियम और इनके भी उसमें लगभग हिस्सा होता है। इस प्रकार दोस्तों यूरिन की ये स्ट्रक्चर होती है। अब दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से मतलब बता दूं कि फिल्ट्रेशन या ये तीनों चरणों से कैसे गुजरता है। तो दोस्तों जो बोमन संपुट होता है उसके अंदर क्या होता है, ये अपवाही धमनिका देखो ब्लड को लेकर आई, और यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के द्वारा रुधिर प्लाज्मा और रुधिर प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं वो तो रह गई यहीं पे अपवाही धमनिका में, और बाकी जल, खनिज लवण और ग्लूकोज आ गए बोमन संपुट में। बोमन संपुट से वो आगे पीसीटी में। पीसीटी में यहाँ पर उनका रीऑब्जर्वेशन हुआ, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी है उसमें तो हुआ खनिज लवण और ग्लूकोज का, और जो बाकी जल बचा उसका हुआ हेनले लूप और दूरस्थ नलिका में। और उसके बाद से यहाँ से वापस कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो हानिकारक थे K+ या H+ या कुछ हाइड्राइड्स, उनका वापस त्याग हुआ, वो भी आगे यूरिन में मिले। इस प्रकार यहाँ से यूरिन का निर्माण हुआ और वो चला गया संग्रह नलिका में या कलेक्टर डक्ट में, और संग्रह नलिका के द्वारा वो चले गए मूत्रवाहिनी में, और उसके बाद वो चले गए यूरिन ब्लेडर में, और वो उसके बाद बाहर त्याग देंगे। इस प्रकार दोस्तों ये क्रियाविधि संपन्न होती है। अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।